चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो। हाँ, धारिता मीन्स कैपेसिटेंस। चलो, दो बात है, एक तो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिकल का मतलब बेटा वैद्युत, वैद्युत। कैपेसिटेंस का मतलब धारिता, वैद्युत धारिता। ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं केवल धारिता की यानी कैपेसिटेंस की, बात समझ में आ रही है? आप वैद्युत हटा दो अभी के लिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? धारिता यानी कैपेसिटेंस। तो धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है उससे आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, बताओ। हाँ, किसी चीज के धारण, धारण करने की। असल में यहाँ पर जो धारण का सही अर्थ है वो है संग्रहण। क्या है बेटा? संग्रहण यानी कि स्टोर, अपने भीतर स्टोर करने की क्षमता। बात समझ में आ रही है? उसी का मतलब क्या है? धारिता। जैसे आप सब लोग जानते हो, बॉटल उठना बेटा, कितना होगा इसका, इसकी धारिता कितनी होगी अप्रॉक्सीमेट? 1 लीटर। सपोज करो अगर 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या समझे? अपने अंदर ये 1 लीटर लिक्विड को यानी द्रव को स्टोर कर सकता है, धारण कर सकता है। तो इस बॉटल की धारिता कितनी हुई? 1 लीटर। बात समझ में आ रही? ऐसे देखो, टंकी जो आप छत पे रखते हो 1000 लीटर, 500 लीटर लिखा रहता ना, तो उसकी धारिता ही लिखी रहती है कि उस टंकी की धारिता कितनी है? 500 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, लीटर में मापते हो द्रव को। ऐसे ही वैद्युत धारिता को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। वैद्युत धारिता को कैसे समझेंगे, ध्यान देना। इसका मतलब तो समझ गए, ठीक, धारिता हो गया। अब अगर लिक्विड की बात करें, जैसे पानी की बात करें, तो पानी के धारण करने की क्षमता होगी। आगे वैद्युत जोड़ दी हो यानी वैद्युत को धारण करने की क्षमता। वैद्युत का मतलब आवेश, आवेश से है ना उसका अर्थ। तो हम लोग इसकी परिभाषा देने वाले हैं वैद्युत धारिता की। धारिता का मतलब बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो, इसकी परिभाषा लिखो बेटा। वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखो। किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेश के, हाँ, आवेश के संग्रहण करने की क्षमता, हाँ, आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ऐसा लिखना। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। लिख लें। बहुत आसान भाषा में आप समझ पा रहे हो, ध्यान देना। धारिता का मतलब आप क्या समझें? किसी भी चीज को अपने अंदर संग्रहित करने की क्षमता। धारण करने का मतलब संग्रहित करने की क्षमता, धारिता हो गई। अब अगर उसके आगे वैद्युत लगा दिया गया, इसका मतलब आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। बात समझ में आ रही ना? तो किसी चालक द्वारा जितना आवेश उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है वही उस चालक की क्या कहलाएगी? धारिता, वैद्युत धारिता कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। तो परिभाषा आपने लिख लिया। एक चीज हम लोग जानते हैं, इसी में लिखो, चूंकि आवेश के बढ़ने पर, आवेश के बढ़ने पर विभव का मान उसी अनुपात में
उसी का मतलब आवेश के अनुपात में, है ना। तो आवेश के बढ़ने पर विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान दो, अभी लिख लेना, कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं, बात समझ आ रही है, तो उसके आवेश का मान बढ़ता जाएगा ना। तो चालक पर जब आवेश का मान बढ़ता है तो हम देख पाते हैं कि विभव का मान भी उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है, उसी के अनुपात में बढ़ता जाता है। क्लियर। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो बोल सकते हैं अर्थात Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ये चीज ठीक है। आवेश का मान बढ़ता जाएगा तो विभव का मान भी बढ़ता जाएगा, या किसी चालक को हम आवेश देते जाएंगे तो उस चालक का विभव भी बढ़ता जाएगा, लेकिन किस प्रकार से बढ़ेगा, उसी के अनुपात में, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर दे उसी के अनुपात का तो आप समझिएगा, अगर Q का मान लो 2 है और B का मान 4 है, इस तरीके से Q का मान कितना है 2 है और B का मान 4 है, सपोज कर लो। अच्छा, तो Q का मान अगर आप बढ़ा के 4 कर दे रहे हो तो B का मान कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अनुपात दोनों का अगर हम निकालें तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है। यहाँ भी अनुपात निकाल के देखो, 4 एक कम 4, 4 दूनी, ठीक ना। तो उसी के अनुपात में क्या होता जाता है, वो बढ़ जाता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप बात को समझिए। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा बराबर करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो C, क्या आता है बेटा, और पहले से था। अच्छा, C क्या है, तो आप बोल दोगे जहाँ C क्या है, कांस्टेंट है। अभी तो आप नियतांक की जगह लिखे हो ना, क्लियर है। ओके, C हो गया कांस्टेंट। हमको चाहिए क्या, धारिता ही चाहिए। ये जो कांस्टेंट है इसी को जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत धारिता। बात समझ में आ रही है। तो हमको यही तो चाहिए, वैद्युत धारिता ही तो चाहिए। तो आप क्या करें, C को रोकिए, B क्या है, गुणे में इधर आएगा। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें C के लिए, तो इसलिए C इज इक्वल टू Q बाई, यही तो होने वाला है। तो वैद्युत धारा का वैद्युत धारिता का ये आ जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। एक बार वापस से हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कैसे हुआ है, तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आए। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ये जाने कि धारिता क्या होता है, धारिता क्या होता है। तो धारिता के शब्द से उसका अर्थ पता चल रहा है, धारण करने की क्षमता, यानी स्टोर करने की क्षमता, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है, संग्रहण यानी कि स्टोर करने की क्षमता, धारिता हो गई। अब उसके सामने जो आप जोड़ते जाओगे उसकी धारिता को बताता जाएगा। जैसे आपने इसके सामने क्या लगा दिया, वैद्युत धारिता, क्या लगा दिया, वैद्युत धारिता। तो आपको बताना है वैद्युत को स्टोर करने की क्षमता, यानी वैद्युत आवेश को स्टोर करने की क्षमता। तो किसी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को स्टोर करने की क्षमता ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। परिभाषा लिख लिए। ओके, हम लोग देखते हैं कि अगर किसी चालक को आवेश देते जाएं, यानी उसके आवेश के मान में वृद्धि करें, तो विभव का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। यानी मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, ठीक है। Q क्या है, B के समानुपाती। जैसे जैसे Q बढ़ता जाएगा B का मान भी बढ़ता जाएगा, Q घटाओगे तो B भी घटेगा। बात समझ आ रही है ये चीज़। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, बराबर का चिन्ह लगाते हो, इसका मतलब अभी तो निर्भरता आप बता रहे थे, अब आप इक्वेशन बनाने जा रहे हो। इक्वेशन का मतलब LHS बराबर RHS, तो बराबर करने जा रहे हो। पहले तो बराबर था नहीं, लेकिन अब आप बराबर करने जा रहे हो। तो बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। बात समझ में आ रही है। तो C की वैल्यू फिक्स होगी, नियत होगी, आपने लिखा है नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक। और इससे जब हम B में गुणा कराएंगे तो Q के बराबर मान देगा, इसलिए हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं। अच्छा, B गुणे में इसको इधर भेजेंगे, भाग में होगा, यानी C बराबर Q बाई B। C है क्या, वैद्युत धारिता। C क्या है, वैद्युत धारिता। तो ये आपका था वैद्युत धारिता।
अब थोड़ी सी इस पर बात करें। हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, ये बॉटल उठाओ। चलो ये है बॉटल हमारे पास, इसकी धारिता कितनी है? 1 लीटर, फिक्स है 1 लीटर ना। अच्छा, अब इसकी धारिता कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना। तो अभी तो हम लोग फार्मूला बता रहे हैं, आप मुझे चालक दो, ठीक है, उस पर आवेश कितना है, उस पर विभव का मान कितना है दो, हम उन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे, पता चल जाएगा कितनी धारिता है, और वो फिक्स होगी, कुछ चीज़ों पर निर्भर करेगी, जैसे आकार वगैरह पर। जैसे हम क्या करें, अगर इसका आकार बढ़ा दें तो यही बॉटल 2 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्या है, कांस्टेंट, अभी के लिए क्या है, ठीक है ना। अभी निर्भरता पढ़ा रहे हैं कि किन किन बातों पर धारिता निर्भर करती है। पहले हम लोग इसके मात्रक वगैरह की बात कर लेते हैं। चलो, एसआई मात्रक, चलो बेटा देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वैद्युत धारिता का एसआई यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक यूनिट आप ले सकते हो, सी का जो मात्रक होगा वही क्यू बाई वी का मात्रक होगा। क्यू क्या है, आवेश का मात्रक, कूलाम, तो आवेश का मात्रक कूलाम, ये लो बेटा, और बटे बी क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, एक मात्रक तो ये मिल गया आपको। या फिर इसी को एक नाम दे दिया गया है फैरेड, क्या दिया गया बेटा, फैरेड नाम दिया गया, ठीक है, ओके। तो या तो कूलाम प्रति वोल्ट लिखोगे या फिर फैरेड, फैरेड को शॉर्ट में एफ बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका मात्रक क्या, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर एफ, एफ का मतलब फैरेड। ये हो गया वैद्युत धारिता का मात्रक। एक चीज और, ये जो वैद्युत धारिता का मात्रक है ये बहुत बड़ा मात्रक है, फैरेड। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक जो कूलाम है ये भी बहुत बड़ा मात्रक है। बात समझ में आ रही है। ये बहुत बड़ा मात्रक होने के नाते धारिता का मात्रक जो फैरेड होता है बहुत बड़ा होता है। तो व्यवहार में हम लोग जो मात्रक यूज करते हैं वो छोटे मात्रक यूज करते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड, क्या यूज करते हैं, माइक्रोफैरेड, ये माइक्रोफैरेड, या फिर 1 माइक्रोफैरेड, 2 बार माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो जो बेटा 1 माइक्रोफैरेड होता है वो 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर है। ये बात आप याद रखेंगे, और ये आप पहले से जानते हो, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, 10⁻⁻6 है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है 1 माइक्रोफैरेड, इस तरीके से आपको मिले, और मिलेगा न्यूमेरिकल में मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जो माइक्रो लिखते हो उसका मानक क्या है, 10⁻⁻6, तो 2 बार है तो 2 बार 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही है। यानी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम बोलें कि इसका रिजल्ट क्या होगा तो आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ जाएंगे ना, बिल्कुल सही। तो 10⁻⁻6 12, और इसी को तो पीको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीको। यानी इसको लिख सकते हो बराबर 1 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड या फिर 1 पिकोफैरेड, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और ये बराबर किसके होगा, तो 10⁻⁻12। ये बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताया है याद रखने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात है, इसी में हमसे दिक्कत होती है। फार्मूला देखकर हमको प्रतीत होता है कि बी का मान घटेगा तो सी का मान बढ़ेगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, देख लेते हैं ऐसा नहीं तो होगा कैसा। अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, क्लियर। लिख लो बेटा, सी की निर्भरता, सी का मतलब धारिता की निर्भरता। सबसे पहली बात, सी जो निर्भर करता है चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी बॉटल का एग्जांपल दिया कि अगर हम बॉटल का आकार बढ़ा दें
तो उसमें ज़्यादा पानी स्टोर होगा या ज़्यादा द्रव स्टोर होगा, यानी उसकी धारिता बढ़ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। जो चालक हम लोगों ने लिया है, अगर उसका आकार बढ़ा दें, जैसे गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या बढ़ा दो, प्लेट लिए हो उसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो आकार बढ़ाने पे उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो पहली चीज़ आप लिखोगे आकार बढ़ाने पर बढ़ जाती है। चालक बढ़ने पर धारिता क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? चालक के आकार के बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज, चालक के आसपास कौन सा मीडियम है, माध्यम क्या है? बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसका के क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी परावैद्युतांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो उसके परावैद्युतांक के बढ़ने पर भी धारिता बढ़ जाती है। ये भी बात आप याद रखेंगे कि चारों, या फिर ऐसे लिख लो, समीपवर्ती माध्यम के परावैद्युतांक का मतलब कैपिटल के। बात समझ में आ रही है? तो समीपवर्ती माध्यम के परावैद्युतांक के बढ़ने पर धारिता बढ़ जाती है। ये चीज, दो चीज हो गया। एक तो किस पर निर्भर करता है बेटा? आकार पर। दूसरा चीज परावैद्युतांक पर। आप ऐसे याद रख सकते हो, एक तो आकार पर निर्भर करता है तो तुरंत याद आ जाएगा आकार बढ़ाने पर बढ़ता था, ठीक है। एक परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, परावैद्युतांक बढ़ने पर बढ़ जाता है। ये सारी चीज हम लोग अभी आगे प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज समझेंगे कि कैसे बढ़ता है। अच्छा, तीसरी बात, एक चीज पे और निर्भर करता है, अगर उसके समीप हम कोई अन्य चालक ले आए, ध्यान देना, उसके समीप क्या करें? कोई अन्य चालक ले आए, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो आप चालक रखे थे उसके विभव में कमी आएगी, विभव में फलस्वरूप क्या होगा? धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब आप इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये विभव के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, अगर कोई चालक है, इसके समीप अगर कोई अन्य चालक ले आए आप समीप में, वैद्युत प्रभाव में ले आए, तो उससे होता क्या है कि इस चालक का विभव क्या होता है? कम हो जाता है। इस चालक का विभव कम हो जाता है। और इस बात को हम लोग जैसे ही कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, यानी संधारित्र स्टार्ट करेंगे, पहले ही टॉपिक में समझेंगे कि कैसे घट जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि घट जाता, अभी के लिए मानो कि घट जाता है, ठीक है। अच्छा, विभव के घटने पर इस चालक की जो धारिता होती है C, वो बढ़ जाता है। यहाँ से मत देखना कि विभव घटा तो धारिता बढ़ी, उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। आप ये बताओ, इसको आवेश दे रहे थे, क्या दे रहे थे? आवेश इसको दे रहे थे, ठीक है। और जब आप इसको आवेश दे रहे थे तो इसका विभव का मान बढ़ता जा रहा था, विभव का मान बढ़ता जा रहा था। फिर एक टाइम आया कि इसका विभव का मान फिक्स हो गया, B। कितना हो गया? B हो गया। अब इसके बाद चाहे जितना आवेश दो, संग्रहित नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? संग्रहित नहीं कर सकता। मान लो आपने इसको कितना दिया बेटा? 10 कूलाम दे दिया। कितना दे दिया? सपोज कर लो 10 कूलाम आवेश आपने इसको दे दिया, और इसका विभव कितना है? B है, ठीक है। B का मान भी कुछ मान लो, ऐसे ही रैंडम कुछ मान लेते हैं। कितना मान लें? कितना? चलो 40 मान ली, ठीक है। मान लो 40 वोल्ट है। कितना है बेटा? सपोज कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ध्यान देना, अब आपने क्या किया? इसके बगल एक चालक ला के रख दिए। चालक से हुआ क्या? इसका विभव घट गया। इसका विभव कितना हो गया? सपोज कर लो ऐसे ही
32 हो गया। कितना हो गया? कितना पहले था? कम कितना हुआ? 8 वोल्ट कम हो गया। 8 वोल्ट क्या हुआ? अब इसकी 8 वोल्ट और हम बढ़ा सकते हैं ना, और बढ़ाने के लिए फिर आपको करना क्या होगा? आवेश देना होगा। आवेश देना होगा ना। चलो और थोड़ा आवेश देते हैं। क्यू डैश मान लो, आप इसको क्या देते हो? आवेश देते हो। और आप आवेश देते रहोगे, इसका मान बढ़ता रहेगा। एक समय आएगा कि फिर 40 वोल्ट। अभी क्या है, ये चालक इसके समीप में है। पहले कितना आवेश दिए थे? 10। अब कुछ ना कुछ तो और दिए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो दिए ही होंगे। मान लो आप कुछ भी मान लो 5 कूलाम और दिए, तो अब इस समय इस पर कितना आवेश है? कुल आवेश 15 कूलाम। पहले कितना स्टोर कर सकता था? अब कितना स्टोर कर रहा है? बढ़ गया। कैसे बढ़ा? विभव कम हुआ तो उसके विभव को उतना बढ़ाने के लिए और आवेश हमको देना पड़ा। बात समझ में आ रही है? तो जितना अतिरिक्त आपने आवेश दिया है उसी का संग्रहण क्षमता क्या हुआ? उतनी मात्रा में बढ़ गई। तो इस तरीके से इसका क्या नाम है? विभव बढ़ा, यानी धारिता क्या हुई? बढ़ गई। पहले इसकी स्टोरेज कितनी थी? 10 कूलाम, अब कितना है? 15 कूलाम। एक एग्जाम्पल था। बात तो समझ में आई गई होगी। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से भी समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है, अगर हम उस चालक के निकट कोई अन्य चालक लाते हैं तो उसका विभव क्या होता है? घट जाता है। विभव घटने से क्या होता है? धारिता बढ़ जाती है। क्लियर है बात? ठीक है। चलो अच्छा, इसकी भी बात अभी हम लोग कर लेते हैं कि ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लागू होता? विभव घटा तो धारिता तो बढ़ी है, आप ही ने कहा है, तो इस वाले पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? उसकी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, चलो। हाँ, तीसरा क्या लिखेंगे बेटा? तीसरा क्यों लिखेंगे? किसी समीप में अन्य चालक की उपस्थिति से धारिता बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? किसकी धारिता बढ़ जाती है? तो जो पहले चालक रखा था। बात समझ में आ रही है? पूर्व चालक की, पूर्व वाले चालक की। बात समझ में आ रही है? पूर्व में स्थित जो चालक था उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। किसकी? पहली बात आकार पर निर्भर करता है कि उसका आकार कितना है। दूसरी चीज परावैद्युतांक पर निर्भर करता है कि आसपास के माध्यम का परावैद्युतांक कैसा है। और तीसरी चीज अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? ये तीनों बात याद रहेगी। कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? अगर पहला बात आकार बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी, दूसरी चीज जो आसपास का माध्यम है उसका परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है ना? और तीसरी चीज अन्य चालक की उपस्थिति में उसकी धारिता। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी की। और कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में हम लोग सीखेंगे कि जो C = Q/V आपको फार्मूला दिख रहा है, देखने से हमको ऐसा क्यों लगता है कि आवेश का मान बढ़ेगा तो धारिता, आवेश का मान घटेगा तो धारिता, या विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता घटेगी? बात समझ में आ रही है? और विभव का मान घटेगा तो धारिता, ये हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये व्युत्क्रम में दिख रहा है, ये समानुपात में दिख रहा है। पहली बात चालक की धारिता, ध्यान देना बेटा, चालक की धारिता। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। चालक की धारिता आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। बात समझ में आ रही? क्यों? बॉटल ध्यान दो, अगर इसका स्टोरेज क्षमता यानी इसको
स्टोर, इसमें जो पानी है स्टोर करने की क्षमता 1 लीटर है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें 1000 का टंकी ले लो, 1000 लीटर का, और उसका पाइप इसमें जोड़ दो, इसको नीचे कर दो। बात समझ में आ रही है? और भरो पानी, और 2-3 टंकी जोड़ दो। क्या इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आएगा? पानी की मात्रा पे निर्भर करेगी इसकी धारिता? बिल्कुल नहीं। अगर हम कहें कि इसमें आप आधा लीटर पानी भर दिए, कितना भर दिए बेटा? आधा लीटर पानी इसमें इस बॉटल में भर दिए, तो क्या इसकी धारिता आधा लीटर हो जाएगी? बताओ। यानी कि इस बॉटल की जो धारिता है वो पानी की मात्रा पे निर्भर ही नहीं करता कि आप इसमें कितना पानी रखे हो। इसकी धारिता पहले से फिक्स है और कांस्टेंट है। कितना? 1 लीटर। पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं है जो चीज़ इसमें स्टोर हो रही है। ठीक इसी प्रकार से जो चालक की धारिता होती है, चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, जो अपने अंदर क्या करती है? आवेश को स्टोर करती है। वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती भैया। उसके स्टोर करने की जितनी क्षमता है, मान लो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है? 40 कूलाम। कितना है बेटा? अब इसको आप किसी विद्युत स्रोत के द्वारा आवेश का मान दे दिए 10 कूलाम। 10 कूलाम दे दिए किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, तो क्या इसकी धारिता 10 कूलाम हो गई? नहीं। बात समझ आ रही? और कोई ऐसा विद्युत स्रोत जोड़ रहे हो जो आवेश इसको दिए जा रहा है। बात समझ आ रही? जिसके पास बहुत ज़्यादा आवेश है, उस स्रोत से आप इसको आवेश दे रहे हो, तो ये तो अपने अंदर कितना स्टोर करेगा? 40 कूलाम। उसके बाद आप इसमें 2-3 बैटरी जोड़े रहो, कोई मतलब, उसके बाद वो स्टोर नहीं करेगा। आसपास के जो माध्यम होंगे वहाँ पे क्या होगा? लीकेज होने लगेगा। ठीक है ना? ज़्यादा आवेश दोगे तो क्या होगा? ये रोक नहीं पाएगा, और आसपास के माध्यम जो होंगे उसमें वो लीक होने लगा आवेश। जितना इस पे आवेश रहना उतना ही आवेश रहेगा। जैसे बर्तन में आप पानी भरते रहो बॉटल में, तो जितना आना है आएगा, उसके बाद क्या होगा? बहने लगेगा 1 ही लीटर उसमें। तो ये होती है इसकी धारिता, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। ये समझ गए? तो अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए C = Q/B, ये नहीं लगना चाहिए कि Q का मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा। असल में जो C होता है वो Q और B का अनुपात होता है। Q और B का क्या होता है? अनुपात होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल सकता है, देखना, एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। आपने लिखा C = Q/B। इफ मान लो बेटा Q1 है, Q1 की वैल्यू आपने ले लिया 10 कूलाम। कितना लिया? अच्छा, V की वैल्यू आपने ले लिया, B1 की वैल्यू मान लेते हैं 20 वोल्ट। कितना ले लिया बेटा? ऐसा सपोज कर लो, ये 10 कूलाम हो गया, ये 20 वोल्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग धारिता निकालते हैं। देन तब C1 जो चालक की धारिता होगी वो Q1/B1, यही तो होगा। Q1 की वैल्यू कितनी है? 10/20। कितना आया? 1/2 फैरेड। 1/2 फैरेड। आवेश की मात्रा कितनी थी? 10 कूलाम। नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो? आवेश की मात्रा बढ़ा देते हो। यदि Q2 का मान हम लोग ले ले 20 कूलाम। कितना ले लिए? बट हम लोग जानते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। B का मान जो होता है वो Q के अनुपात में ही बढ़ता है। B का मान Q के अनुपात में बढ़ता है, ऐसा आपने लिखा है। आवेश के बढ़ने पर B का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, किसी चालक पर ऐसा लिखना। चलो अब ध्यान देना, इसलिए जो B2 की वैल्यू होनी चाहिए बेटा, ये 2 गुना हुआ ना, वो भी 2 गुना होना चाहिए। कितना था पहले? 20, तो अब कितना होना चाहिए? 40 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हम धारिता निकालते हैं। C2 = Q2/B2। Q2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू काट देंगे, 20 दूना 1/2 फैरेड। अब बताओ, आवेश के मान पे निर्भर करता है। आवेश का मान पहले कितना था? 10 कूलाम। अब कितना है? पहले धारिता कितनी थी? आधा फैरेड, अब भी आधा फैरेड।
बात समझ में आ रही है? तो धारिता तो आपने पहले से लिखा है, कांस्टेंट है, नियत है, वो क्यू के मान पर निर्भर ही नहीं करता। अगर क्यू का मान बढ़ाओगे तो अपने आप बी का मान भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, तो इसलिए दोनों का अनुपात क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, वो नहीं बदलेगा। बदलेगा किन चीज़ों को बदलने से? इन चीज़ों को बदलने, इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? तो वो बात तो हमको इसमें भी दिख रही है, बॉटल में भी दिख रही है कि अगर उसका आकार बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है। हाँ, आसपास के माध्यम पर उसका स्टोरेज क्षमता नहीं निर्भर करता, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़, इतनी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा, आगे चलें? ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आप थ्योरी समझिए। सी का मतलब धारिता, वैद्युत धारिता सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है बेटा? अच्छा, इस बात की हम लोग पुष्टि कर लेते हैं क्यों। जो वैद्युत धारिता होती है वो हमेशा धनात्मक ही क्यों होती है? ऋणात्मक भी होनी चाहिए। अच्छा सर, देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई डी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चूंकि, या फिर ध्यान देना, यदि Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, मान लो आवेश क्या है? धनात्मक है। आवेश क्या है? तो विभव कैसा होगा? बताओ, विभव कैसा होगा? धनात्मक। याद करो, आप लोग क्या लेते थे? द्विध्रुव, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? किसी भी बिंदु पर निकालते थे, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव निकालते थे V1 धनात्मक आता था। क्यों? लिखते क्या थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जिस आवेश के कारण ज्ञात करें वो आवेश, प्लस क्यू अपान इन दोनों के बीच की दूरी, अगर R1 है तो R1। बात समझ में आई? तो अगर प्लस आवेश है तो प्लस विभव होगा, माइनस आवेश है तो माइनस विभव होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर Q क्या है? पॉजिटिव है, तो B भी क्या होगा? अथवा या लिख सकते हो N, तथा यदि Q इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू ऋणात्मक आती है, देन V इज इक्वल टू नेगेटिव। बात समझ में आ रही? तो Q की वैल्यू धनात्मक होगी तो B भी धनात्मक, प्लस ही आएगा। Q की वैल्यू ऋणात्मक तो B की वैल्यू भी, बात समझ में आ रही है? तो ऋणात्मक ऋणात्मक क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस ही तो बचा। बात समझ में आ रही ना? ये सब बढ़िया चीज़ है। इसलिए इसीलिए जो होता है बेटा, C हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? ओके, एक कॉन्सेप्ट आप थ्योरी और देखते हैं। पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता होती है बेटा, बात समझ में आ रही है? वो अनंत होती है। क्या होती है? वास्तव में जो पृथ्वी की वैद्युत धारिता होती है वो अनंत होती है। क्यों? आप देखते हो बहुत सारा आवेश इसमें आकाश से गिरता है, आकाशीय बिजली गिरती है ना, और सारे आवेश को अपने अंदर समाहित कर लेती है। कभी कहती है कि भैया आप ले लो थोड़ा, हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं ना, जितनी भी दोगे सब स्टोर करते जाएंगे। तो इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा है आवेश की, और हम बता नहीं सकते, हम परिभाषित नहीं कर सकते कितनी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए अनंत होती है, ठीक है। और क्यों अनंत होती है ये भी जानिए। हम लोगों ने लिखा था एक लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में ही कि पृथ्वी को शून्य विभव के लिए निर्देश के रूप में माना जाता है। बात समझ आई? यानी पृथ्वी का विभव आप कितना मानते हो? शून्य मानते हो। अच्छा, चूंकि बी ऑफ अर्थ, बात समझ में आ रही? पृथ्वी की विभव, और पृथ्वी का विभव कितना होता है? जी, क्लियर है बात? इसलिए सी ऑफ अर्थ यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता, सी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? क्यू बाई बी, क्यू बाई,
और बी होगा क्या, ई। पृथ्वी का ही तो विभव लोगे कि उसका विभव कितना है, या जितना आवेश दो कितना है वो देखेंगे। चलो अब ध्यान देंगे। अब चूंकि लिखे तो हो v कितना होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, और 0 से हम किसी चीज को भाग करेंगे तो इनफाइनाइट होगा ना। अतः कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसा क्यों हुआ बेटा, चूंकि 1/0 इज इक्वल टू, किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग करते हैं तो अनंत है। तो पृथ्वी की जो धारिता होती है बेटा वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, हाँ बोलो बोलो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था समुद्र तल का। किसका दिया था, समुद्र तल का। समुद्र में पानी होता है ना, अच्छा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वाष्पीकरण होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है वाष्प बन के, तो उसका तल घटना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अच्छा समुद्र में से हम कुछ पानी निकालते हैं या फिर वर्षा होती है तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसमें आसपास के नदियों के पानी या फिर जो सतह होते हैं पानी फ्लो करते हुए समुद्र में ही जाके गिरते हैं। उससे क्या होता है, समुद्र का तल बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक डिसाइड करके रखा है समुद्र तल, और समुद्र तल पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कुछ पानी निकल जाए या फिर कुछ पानी उसमें आ जाए, ठीक है ना, उसका लेवल उतना ही माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी से कुछ आवेश आप ले लो या उसमें बहुत सारा आवेश आप दे दो, उसका जो पोटेंशियल है बी, बात समझ में आ रही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है। अभी आपने पढ़ा है कि विभव, विभव क्या होता है, आवेश दोगे, किसी चालक को आवेश दोगे तो उसका विभव का मान बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो पृथ्वी को जब हम लोग आवेश देते हैं तो उसके विभव के मान पे बहुत ज़्यादा अंतर लगभग नेग्लेक्टेड होता है, ठीक है ना, तो उसका विभव उतना ही रहता है, चाहे आप आवेश आप लो चाहे उसको, इसलिए उसका विभव हम लोग कितना मानते हैं, 0 मानते, ठीक है। अनंत बिंदु को भी हम लोग क्या मानते थे, शून्य विभव के निर्देश के रूप में मानते थे। ये चीज़ है, ठीक है, व्यवहारिक कार्यों के लिए माना जाता है। और आप ध्यान दो, इसीलिए जो है पृथ्वी की धारिता कितनी हो गई बेटा, इनफाइनाइट हो गई। और इसको उल्टा भी आप समझ सकते हो कि पृथ्वी को कितना भी आवेश देते रहो वो स्टोर करती जाती है, तो उसकी धारिता का आकलन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब उसकी धारिता क्या है, अनंत है। तो अगर उसकी धारिता अनंत है तो जाहिर सी बात है उसका विभव कितना होना चाहिए, ये गणितीय रूप से हो गया, उसका विभव कितना होना चाहिए। अच्छा एक चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, किसी विलगित गोलीय चालक की, तो अगर उस चालक का त्रिज्या कितना है बेटा, r है, उस चालक का त्रिज्या कितना है, r है, तो इसकी जो धारिता होगी हम लोग प्रूफ करेंगे 4πε0 के और इंटू r। इतना तो कांस्टेंट होगा, जो माध्यम का परावैद्युतांक है ये भी कांस्टेंट होगा, यानी निर्भर किस पर करता है, r। तो पृथ्वी की त्रिज्या तो हमको पता है 6400 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। रोचक तथ्य होता जा रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितने है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो उसकी धारिता तो आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 711 माइक्रोफैरड के आसपास आएगी। बात समझ में आ रही है। तो फिर अभी तो हम लोग अनंत लिखे हैं, फिर उसकी धारिता उतनी आ रही है, कंफ्यूजन है ना। तो ध्यान रहे, हम लोग ये जो फार्मूला लगाते हैं बेटा वो एक विलगित गोलीय चालक के लिए लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके आसपास और कोई माध्यम नहीं होता या और कोई चालक नहीं होता जो उस पर प्रभाव डाले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया जाता है तो लिखा जाता है यदि हम पृथ्वी को एक विलगित गोलीय चालक मान लें, ऐसा कहता है, बात समझ में आ रही है, तो उसकी धारिता कितनी होगी। बात या समझिए इस बात को कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा यदि हम पृथ्वी को एक विलगित गोलीय चालक मान लें, है ना, तो उसकी धारिता कितनी होगी।
तब आप ये फार्मूला लगा देना, उसका रेडियस पता है और आ जाएगा कैलकुलेट करके। मैं कल करवाऊंगा इसको, ठीक। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये सही है कि ये सही है। इसमें एक कंडीशन लगाइए, यदि मान लें तब इतना होगा, और वास्तव में कितना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। ये डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे। चलो नोट।